हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग टैक्सेशन का सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो एक स्टूडेंट को आना चाहिए टैक्सेशन सब्जेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन डिटेल, सब्जेक्ट को इन डिटेल समझने के लिए हम लोग को टैक्सेशन का पहले बेसिक कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेशन लॉ सब्जेक्ट का नाम है, तो टैक्सेशन लॉज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उस टर्म्स को समझना पड़ेगा, उस टर्म्स का मीनिंग को समझना है, डेफिनेशन को समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने देख रखा था कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने तरह का होता है। तो जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज द कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, ठीक है। टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? और टैक्स पे करना कंपलसरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता है। एक कंट्री को रन करने के लिए, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा कौन लेके आएगा? ये पैसा लेके आएगा उसमें रहने वाले जो सिटीजन है, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, एंड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दो लेवल पे होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो टैक्स पे करना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? आंसर इज ऑप्शनल है। और टैक्स इज द मेन सोर्स, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। टैक्स को हम लोग टैक्सेशन में हम लोग टैक्स के बारे में सीखेंगे, ड्यूटी सीखेंगे, सेस सीखेंगे। टैक्स क्या होता है? टैक्स वो होता है जो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है। इनकम होने पे हम लोग टैक्स पे करते हैं। अगर इनकम ही नहीं होगा तो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो टैक्स डिपेंड्स ऑन रेवेन्यू। ड्यूटी क्या होता है? इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। ड्यूटी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस जो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। सेस क्या होता है? सेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टैक्स। जिस नाम से कलेक्ट किया जाएगा उसी पर्पस के लिए उसको यूज करना है, उसी पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज करना है। फिर हमने देखा था कि टैक्सेस बेसिकली दो तरह का होता है। हमारा जो टैक्स सिस्टम है इंडिया में, प्रिवेलिंग टैक्स सिस्टम जो इंडिया में है, उसमें दो तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जहां पे इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। जैसे हमारा इनकम है तो हमारा इनकम के ऊपर टैक्स पे करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा ही है, ठीक है। हमारा अगर इनकम है तो हमारे इनकम के ऊपर टैक्स पे करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा ही है। तो इनकम टैक्स क्या हो गया? एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या हो गया? एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? सो इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बट अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जहां पे इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा याद रखना, एक होता है सर्विस रिसीवर, रिसिपिएंट, और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम लोग जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हम लोग हो गए सर्विस रिसीवर, और जो होटेलियर है, जो होटल वाला है, वो हो गया सर्विस प्रोवाइडर। जीएसटी हम लोग पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लोग पे करते हैं होटल वाला को, और होटल वाला पे कर देता है, गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है। मतलब टैक्स का जितना भी इंप्लीकेशंस है, लॉ है, प्रोविजन है, वो कौन फॉलो करेगा? होटलियर। होटल वाला को सारा अकाउंटिंग, जीएसटी का सारा नॉर्म्स, प्रोविजन सब फॉलो करना पड़ेगा। बट टैक्स तो पे हम लोगों ने किया है, इसका मतलब बर्डन ऑफ टैक्स लाइज ऑन द फाइनल कंज्यूमर। बर्डन ऑफ टैक्स रिसिपिएंट के ऊपर आता है, सर्विस रिसीवर के ऊपर आता है, ठीक है। इंपैक्ट सर्विस रिसीवर के ऊपर आता है, बर्डन ऑफ टैक्स सर्विस रिसीवर के ऊपर आता है, रिसिपिएंट के ऊपर आता है। बट इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, यहां तक हम लोग का प्रीवियस क्लास था। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में लोग सीखेंगे मीनिंग ऑफ पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस। तो उसमें वन ऑफ द डेफिनेशन है पर्सन, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक बात आज ही समझ जाओ, इनकम टैक्स में जितना भी डेफिनेशन है वो सारा का सारा सेक्शन 2 में दिया हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में जितना भी डेफिनेशन है वो सारा का सारा कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो कोई भी डेफिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे ये प्रीवियस ईयर का एक डेफिनेशन है,
ठीक है, तो वो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया। अदरवाइज प्रीवियस ईयर कुछ होकर जितना भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 से स्टार्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पर्सन, पर्सन कहां डिफाइन किया गया है? पर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। डेफिनेशन में जो ऐसे लिखा हुआ है ना सेक्शन 2 ब्रैकेट 31, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 31। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: एन इंडिविजुअल। पर्सन में कौन कौन कवर्ड है? एक इंडिविजुअल कवर्ड है, जैसे राम श्याम जोधू मोदू। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल है। पर्सन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कवर्ड है, एचयूएफ कवर्ड है। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसका हेड ऑफ द फैमिली होता है कर्ता। ठीक है, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स होता है उसको बोलते हैं को-पार्षनर्स। क्या बोलते हैं उसको? को-पार्षनर्स। तो हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है। अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली है, हिंदू फैमिली है, तो वैसा बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एचयूएफ। एचयूएफ में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं फैमिली मेंबर्स उसको बोलते हैं को-पार्षनर्स। क्लियर? तो एचयूएफ भी क्या आता है? पर्सन के डेफिनेशन में आ गया। कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोगों ने कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपना एक संगठन बनाया है। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न सम इनकम, टू अर्न सम प्रॉफिट। ठीक है, कुछ लोगों ने मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए देयर इज सम कॉमन गोल टू बी अचीव, और उसके लिए एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया है, और वहां पे मेन मोटिव क्या है? इनकम अर्न करना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? कुछ लोगों ने मिलके इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स आएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में पहला बात सिर्फ इंडिविजुअल आएगा। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी क्या है? एक कुछ लोगों का संगठन है, कुछ लोगों ने मिलके कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक संगठन बनाया है। ठीक है, जहां पे इनकम अर्न करने का ऑब्जेक्टिव प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनकम अर्न कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो एओपी में क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब क्या हो गया? लोगों का संगठन, जहां पे प्राइम ऑब्जेक्टिव है इनकम अर्न करना। बीओआई में क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या है? लोगों का संगठन, जहां पे प्राइम ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना नहीं है, इनकम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या डिफरेंस हो गया? एसोसिएशन ऑफ पर्संस में कोई भी उसका मेंबर बन सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में इंडिविजुअल, एचयूएफ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही उसका मेंबर बन सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में कोई भी उसका मेंबर बन सकता है, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल है वही उसका मेंबर बन सकता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको कुछ ना कुछ इनकम अर्न करना है, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि इनकम अर्न कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो कोई प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एनीबडी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एओपी, anyone can become a member of AOP, even a company can become a member of AOP, पर in case of body of individuals सिर्फ इंडिविजुअल ही BOI का मेंबर बन सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मेंबर बन सकता है। So these are the difference, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों ही पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड है, चाहे इनका इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, दीज आर टर्म्ड एज लोकल अथॉरिटी। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, जैसे हम लोग जब विलेजेस में जाते हैं तो उसमें पंचायत होता है, म्युनिसिपैलिटीज होता है, क्लियर, तो इनको बोलते हैं हम लोग लोकल अथॉरिटी। ये भी पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड है। अब पर्सन का डेफिनेशन क्यों निकाला गया? हम लोग जब भी टैक्स कलेक्ट करेंगे ना, पर्सन से कलेक्ट करेंगे, और ये सारे लोग पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड है। इंडिविजुअल कवर्ड है,
पार्टनरशिप फर्म कवर्ड है, एचयूएफ कवर्ड है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कवर्ड है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कवर्ड है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कवर्ड है, लोकल अथॉरिटी कवर्ड है। अब कोई अगर छूट गया है तो वो अपने आप पॉइंट नंबर 7 में कवर्ड हो जाएगा। एवरी हर एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, every artificial juridical person not falling within any of the preceding category, जो पहले ये कैटेगरी डिस्कस किया गया ना उसमें नहीं आता है। जैसे इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ पर्सन है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पर्सन है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म पर्सन का डेफिनेशन में आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है पर्सन का डेफिनेशन में आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ये भी पर्सन का डेफिनेशन में आता है, इंडिविजुअल आता है, पार्टनरशिप फर्म आता है, एचयूएफ आता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, उसके बाद लोकल अथॉरिटी, ये सब का सब कवर्ड है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूडिंग एलएलपी, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है इनसे कोई मतलब नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है इनसे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अ लोकल अथॉरिटी जैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो भी कवर्ड है पर्सन के डेफिनेशन में। इसके अलावा भी अगर कोई छूट गया, अगर कोई रह गया, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, जो प्रीसीडिंग कैटेगरीज में कवर्ड नहीं हुआ, जो ऊपर रह गया था, जो ऊपर छूट गया था। एग्जांपल गॉड इन टेम्पल, अरे भगवान को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इनकम टैक्स लॉ ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है। इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि इवन गॉड इन द टेम्पल, गॉड विच इज देयर इन द टेम्पल, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड है। इसका मतलब गॉड से तो हम लोग इनकम टैक्स नहीं लेंगे, बट गॉड का जो टेम्पल है, भगवान का जो टेम्पल है, जो कुछ ट्रस्टी उसको मैनेज कर रहे हैं, उन ट्रस्टीज से हम लोग इनकम टैक्स लेंगे। तुम सोचो शिरडी में इतना चढ़ावा चढ़ता है तो भाई इतना सारा इनकम तो आता है, शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है उसमें इतना चढ़ावा चढ़ता है, इतना सारा इनकम तो आता है, तो उस इनकम को मैनेज तो कोई करता होगा, कोई ट्रस्टी बनाया गया होगा, तो उस ट्रस्टी को टैक्सेबल किया जाएगा, उस ट्रस्टी को आंसरेबल रहेगा, वो ट्रस्टी कहां से कितना रुपया आया, कितना उसने कितना खर्चा किया उसमें, ये सारा डिटेल उसको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को देना पड़ेगा। इवन गॉड इन द टेम्पल इज नॉट स्पेयर्ड विद दिस डेफिनेशन, ठीक है, पर्सन के डेफिनेशन से उनको भी अलग नहीं रखा गया है। गॉड इन द टेम्पल, कॉर्पोरेशन, बार काउंसिल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? कुछ एंटिटीज ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल एक्ट के अंदर बनते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, स्पेशल एक्ट के अंदर बना हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, जैसे हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जो आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी है, हाँ आपका जी आपका ही बात कर रहे हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी है वो भी किस में आता है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में आता है, ठीक है। तो एक बार पर्सन का डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सन का डेफिनेशन बड़ा आसान है। पहला बात तो सारा डेफिनेशन सेक्शन 2 में है भाई। इनकम टैक्स में जितना भी डेफिनेशन वो कहाँ है, सेक्शन 2 में है। इनकम टैक्स में जितना भी डेफिनेशन वो कहाँ पे है, सेक्शन 2 में है। तो सेक्शन 2 हमको याद रखना है, क्लॉज 31। पर्सन का डेफिनेशन कहां पे है, सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन का डेफिनेशन क्या बोलता है, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, joint stock company, partnership firm including LLP, association of persons or body of individuals and body of individuals whether incorporated or not, ठीक है। A local authority, every artificial, every एक किसी को नहीं छोड़ा, every artificial juridical person not covered, ठीक है, not falling within any of the preceding category, जो इन preceding categories में नहीं आता है वो सारे artificial juridical person covered है। Example God in temple, ठीक है, corporation bar council, statutory corporations, कुछ corporation जो एक special act के अंदर बने हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है। इसका मतलब जो मंदिर में इतना चढ़ावा हम लोग चढ़ाते हैं तो उसका भी इनकम टैक्स लगता होगा, हाँ लगता है, उसको भी आंसरेबल रहता है, वो लोग ट्रस्ट के अंदर चलता है, ठीक है।
they are also answerable for their source of income and the expenditure which they have incurred. Clear? तो पर्सन का डेफिनेशन में क्या क्या आता है? पर्सन डेफिनेशन लास्ट टाइम सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन का डेफिनेशन बोलता है सेक्शन 2 क्लॉज 31 द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एन इंडिविजुअल, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लोकल अथॉरिटी भी कवर्ड है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब पर्सन का डेफिनेशन में कवर्ड है। इसके अलावा भी अगर कोई छूट गया तो सरकार बोल रहा है कि एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज, ठीक है, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज इज आल्सो कवर्ड। एग्जांपल गॉड टेम्पल, कॉर्पोरेशन बार काउंसिल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज। क्लियर? तो ये सब का सब पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एसएससी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसएससी? बेसिकली बात करें, एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, ठीक है, जो टैक्स पेयर है, जो इनकम टैक्स पे करेगा या जिसका इनकम टैक्सेबल होगा, जिसका इनकम पे टैक्स लग सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स पेयर। जिसका इनकम पे टैक्स लग सकता है, जिसका इनकम इतना है कि वो एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर गया और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स इंप्लीकेशंस आएगा, टैक्स लॉ फॉलो किया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसएससी, ठीक है। तो एसएससी एक ब्रॉडर टर्म है, इसका जनरल मीनिंग क्या होता है? टैक्स पेयर, ठीक है, जिसका भी इनकम एसेस होगा, जिसका भी इनकम टैक्सेबल है, जिसको भी टैक्स पे करना है, उसको हम लोग एसएससी बोलते हैं। जैसे मान लो शाहरुख खान एसएससी है, हाँ है, उसका इनकम बहुत ज्यादा है, तो भाई उसके इनकम के ऊपर उसको हर साल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ही इज वन ऑफ द एसएससी। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स वेदर इट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसको तो हम लोग सबको ही एसएससी है, हम लोग सबको ही इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। भाई डायरेक्ट टैक्स सबको ही पे नहीं करता, जिसका इनकम एक सर्टिफाइड इनकम लिमिट को क्रॉस कर देता है, ठीक है, जिसका इनकम एक मैक्सिमम इनकम लिमिट को क्रॉस कर देता है, वही डायरेक्ट टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी तो हर कोई पे करता है। इसका मतलब एनी टैक्स, कोई भी पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, या तो हम टैक्स पे कर रहे हैं या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी पे कर रहे हैं, जैसे पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट। पेनल्टी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? पेनल्टी का अमाउंट फिक्स्ड होता है, पेनल्टी का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम टाइम पीरियड। पेनल्टी का जो अमाउंट होता है ना वो फिक्स्ड होता है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के एंड इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रेट एज वेल एज टाइम पीरियड। तो कोई भी पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है या फिर दूसरा कोई भी पैसा पे कर रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, इस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, कोई भी पर्सन अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा तरह का पेमेंट कर रहा है, वेदर इट इज इंटरेस्ट, पेनल्टी, देरी से पेमेंट किया इसलिए इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, टैक्स हमने देरी से पेमेंट किया इसलिए पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। पेनल्टी में क्या होता है? अमाउंट फिक्स्ड होता है, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बेसिस पे। इज पेएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो एसएससी कौन होता है? बेसिकली एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, और एसएससी को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7, ठीक है। वेयर एसएससी हैज बीन डिफाइंड, एसएससी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7। एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी मींस अ पर्सन by whom any tax, ठीक है, assessee means a person by whom any tax or any other sum of money, assessee means a person by whom any tax or any other sum of money that is penalty or interest, या तो पेनल्टी भी हो सकता है या तो वह इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। पेनल्टी का अमाउंट फिक्स्ड होता है और इंटरेस्ट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। इज पेएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमने देख लिया कि पर्सन कहां कवर्ड है, पर्सन कवर्ड है, डेफिनेशन कहां कवर्ड है, सेक्शन 2 क्लॉज 31, और हमने देख लिया एसएससी कहां कवर्ड है, सेक्शन 2 क्लॉज 7। आइए आते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में जानते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा इंडिया में कवर्ड है, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के साउदर्न एरिया में, सदर्न जो कोस्टल रीजन्स है, वहां पे तीनों साइड पानी है, पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है, तीनों साइड वाटर्स है इंडिया के, तो पानी में भी इंडिया है। कोस्टल रीजन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, आगे जब फ्यूचर में पढ़ेंगे हम लोग टैक्स डिटेल में तो और जानेंगे इसके बारे में,
कोस्टल रीजियन से, कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया है, तीनों तरफ पानी में। कोस्टल रीजियन से 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक है। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया ड्रॉ किया है, ठीक है, तो इंडिया का 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक तीनों तरफ, 12 नॉटिकल माइल्स तक तीनों तरफ इंडिया है, ठीक है। पानी में भी तीनों तरफ क्या है, इंडिया है। और जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज दिख रहा है वो तो इंडिया है ही। तो इनकम टैक्स कहां कहां कवर्ड है, इनकम टैक्स कवर करता है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज पानी में भी तीनों तरफ 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा का पूरा इंडिया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। टैक्स में हमेशा याद रखना, टैक्स में हम लोग फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। हम लोग टैक्स में क्या करते हैं, फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। क्या होता है फिनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फिनेंशियल ईयर। जो ईयर आपको कैलेंडर में दिखता है वो कैलेंडर ईयर है और जो उसके अदरवाइज है वो फिनेंशियल ईयर है। जैसे जनवरी टू दिसंबर वो कैलेंडर में दिखता है तो इट्स टर्न्ड एज कैलेंडर ईयर, ठीक है। और फिनेंशियल ईयर क्या होता है, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में, नेक्स्ट मार्च में खत्म होता है। तो टैक्स में हम लोग हमेशा कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, फिनेंशियल ईयर। एवरी टैक्स में एक ही कंसेप्ट है, फिनेंशियल ईयर का कंसेप्ट है। टैक्स में कोई कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। टैक्स में हम लोग क्या फॉलो करेंगे, फिनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये फिनेंशियल ईयर क्या कब से स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब खत्म होता है, मार्च में। जिस साल में एसएससी ने हमने इनकम अर्न किया है, जिस साल हमने इनकम अर्न किया है उस ईयर को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच एसएससी अर्न्स इनकम। जिस साल एसएससी ने मेहनत करके इनकम अर्न किया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच एसएससी अर्न्स इनकम। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जहां पे एसएससी ने इनकम अर्न किया है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा ठीक उसका नेक्स्ट ईयर को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक उसका जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के ठीक बाद जो ईयर आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जहां पे इनकम अर्न किया है, किसने, एसएससी ने इनकम अर्न किया है। प्रीवियस ईयर इज द ईयर वेयर द एसएससी हैज अर्न्ड इनकम। और प्रीवियस ईयर के खत्म होते ही कौन सा ईयर स्टार्ट होता है, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जहां पे एसएससी के द्वारा अर्न किया गया इनकम को एसेस किया जाएगा, ठीक है, उसको चेक किया जाएगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको चेक करेंगे, एसेस करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स उसको असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर वो ईयर है जहां पे इनकम अर्न करेगा एसएससी। इनकम अर्नड बाय, इस इनकम इज बीइंग अर्नड बाय एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। और जो अर्नड इनकम है उसके ऊपर टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी कब आता है, असेसमेंट ईयर में। तो पहले कौन सा ईयर आता है, प्रीवियस ईयर। बाद में कौन सा ईयर आता है, असेसमेंट ईयर। टैक्स में एक ही कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, अप्रैल टू मार्च। टैक्स में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, अप्रैल टू मार्च। इसका मतलब प्रीवियस ईयर भी अप्रैल से मार्च तक का होगा और जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा वैसे ही नेक्स्ट असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जहां पे हम लोग इनकम अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जहां पे अर्नड इनकम को असेस किया जाता है, चेक करता है, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी हमारा अर्नड इनकम को चेक करते हैं, क्लियर। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर है जहां पे हम लोग इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जहां पे हम लोग का अर्न इनकम को चेक किया जाता है। पहले कौन सा साल होता है, प्रीवियस ईयर। उसके बाद ठीक तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, असेसमेंट ईयर। तो आओ इसको पढ़ लेते हैं। असेसमेंट ईयर को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे AY, असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2 क्लॉज 9, सेक्शन 2 क्लॉज 9। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। कब स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। क्योंकि टैक्स में एक ही कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल ईयर। टैक्स में कोई कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, टैक्स में एक ही कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च का होता है। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 9। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। हर साल एक नया असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। It is the year in which income earned in the previous year, income earned is in the previous year is charged to tax। ये वो साल है जहां पे इनकम जो एसएससी अर्न कर रखा है प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स किया जाता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जहां पे इनकम अर्नड बाय एसएससी इज टैक्स्ड इन द is to be taxed, clear। Assessment year is the year in which income earned by the SSC in the previous year is taxed। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जहां पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एसएससी को अपने अर्नड इनकम पे जो उसने अर्न किया था प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर क्या होता है, सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया प्रीवियस ईयर को।
प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया सेक्शन 3 में। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर। तो देखो टैक्स में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल ईयर। टैक्स में कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले कौन सा ईयर होता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के ठीक बाद कौन सा ईयर होता है? असेसमेंट ईयर। तो पहले कौन सा आता है? प्रीवियस ईयर। बाद में कौन सा आता है? असेसमेंट ईयर। पहले आता है प्रीवियस ईयर, ठीक जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होता है वैसे ही स्टार्ट हो जाता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, और जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा ठीक उसका नेक्स्ट डे से असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है, जो वो भी होता है अप्रैल टू मार्च। प्रीवियस ईयर भी अप्रैल टू मार्च होता है और असेसमेंट ईयर भी अप्रैल टू मार्च होता है। पहले कौन सा साल होता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जहां पे एसएससी इनकम अर्न कर रहा है। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जहां पे अर्नड इनकम को असेस किया जा रहा है, टैक्स चार्ज किया जा रहा है इसके ऊपर। क्लियर? ओके। नाउ प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इनकम अर्नड बाय एसएससी इन अ ईयर इज असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर। जो इनकम एक एसएससी अर्न करता है एक साल में, उसका असेसमेंट, उसका चेकिंग कब होता है? नेक्स्ट ईयर में। जो इनकम हम लोग अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, उसका असेसमेंट, उसका चेकिंग कब होता है? नेक्स्ट ईयर में, दैट इज असेसमेंट ईयर में। ठीक है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, जिस साल में हमने इनकम अर्न किया है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस साल में हमने इनकम अर्न किया है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रीवियस ईयर। और उसका जो नेक्स्ट ईयर होता है उसी को हम लोग, जिसमें इनकम को असेस किया जाता है, उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। ठीक है। उसका जो नेक्स्ट साल होता है जिसमें इनकम को असेस किया जाता है उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। हमारा सिलेबस के लिए याद रखना, हमारा सिलेबस के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो रहेगा 2023-24। हमारा सिलेबस के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो रहेगा 2023-24, और जो प्रीवियस ईयर है वो रहेगा 2022-23, और जो प्रीवियस ईयर है वो रहेगा 2022-23। हमारा सिलेबस के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 2022-23 है, असेसमेंट ईयर 2023-24 है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।